तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि हिस्ट्री हमारे अतीत कक्षा 6 का अध्याय 2 है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 में हमारे अतीत में आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 में पढ़ा था क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें जान लेंगे आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, तो चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, चाहे स्टेट सिविल सर्विस, या फिर आप क्लास 6 में हो, सभी के काम में आएगा। एंड एक चीज़ जान लीजिए कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं ना, तो कभी भी एग्ज़ाम में धोखा नहीं खाइएगा। इस बात की गारंटी आपको एनसीईआरटी देती है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले, जैसा कि हम हर बार बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका जो हेडिंग होता है, उसका जो नाम होता है, चैप्टर का नाम, उसी में 40% चीज़ें छिपी होती हैं। तो आइए जानते हैं इसका मतलब। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। किसी भी जंगली जानवर को मारकर उसको भोजन के रूप में बनाना ही शिकार हो गया। ठीक है, चाहे वह हिरण होगी, चाहे आपका जंगली सुअर हो गया, उन सबको मार के शिकार किया जाता था और भोजन बनाया जाता था। तो उसे ही शिकार को ही हम लोग आखेट बोलते थे। अब खाद्य संग्रह, तो मान लीजिए भोजन को कुछ दिनों के लिए रखना है। ठीक है, तो वही हो गया खाद्य संग्रह। और भोजन का उत्पादन, तो इसके लिए लोगों ने कृषि करना शुरू कर दिया था। किस काल में शुरू किया? ठीक है, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा फसल उगाया। अगले वीडियो में हम लोग जान लिया था कि आपका जो किरथार की पहाड़ियाँ थी और आपका विंध्याचल पर्वत था, गारो और खासी की पहाड़ियाँ थी। ठीक है, सिंधु के नदी के किनारे थे। इन सभी जगहों पे जौ, गेहूँ और चावल के उत्पादन होना शुरू हो गया था। अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है तुषार, और तुषार जी का कुछ गिला शिकवा है। आइए यहाँ पे देखते हैं। तो ये तुषार जी कुछ बोल रहे हैं। चलिए क्या है इनका बात, देख लेते हैं तुषार जी के बात को। तो तुषार जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि तुषार की रेल यात्रा, इन्होंने एक रेल यात्रा की। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहे थे। कहाँ से? दिल्ली से चेन्नई। ठीक है, रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई। खिड़की वाली सीट मिल गई, बहुत अच्छा, विंडो सीट मिल गया ना, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। अक्सर आप भी या हम भी जब भी रेल जाते हैं तो सोचते हैं भाई खिड़की वाली सीट दे दीजिएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा यार। तो वहाँ से बाहर का नज़ारा देखने में मज़ा आता है। तो ये भी बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गए। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते जा रहे थे, क्योंकि ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो सब इनको पीछे की ओर छूटते हुए नजर आ रहे थे। ठीक है, तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। तुषार के चाचा भी उसके साथ जा रहे थे और उसके कंधे पर हाथ रख दिया और कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 सालों से पहले रेल यात्रा करनी शुरू की। जी हाँ, बिल्कुल, 1853 में ही रेल यात्रा शुरू हुई थी हमारे भारत में, और मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी 35 किलोमीटर की। डेक्कन क्वीन नाम था, नहीं, ब्लैक ब्यूटी नाम था ना, वही ट्रेन। तो ये बोल रहे हैं उनके चाचा कि मात्र 150 सालों से पहले रेल नहीं हुआ करता था, हम लोग 150 सालों से ही रेल चल रहे हैं, वे बता रहे हैं। ठीक है, बस तो इसके कुछ दशक बाद ही तुषार सोचने लगा, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई जो बस है, यह तो रेल के बाद आई है। पहले कौन आया है? पहले हमारा ट्रेन आया है, उसके बाद बस आई है। उसके बाद तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाले सवारियां नहीं थी, यानी कि जैसे कि ट्रेन नहीं था, रेल नहीं था, हवाई जहाज़ नहीं थी, साइकिल नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थी, तो वे क्या यात्रा करते थे, कैसे यात्रा करते थे, ये सभी सोचने लगा तुषार ने। क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता देते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी, ऐसी बात नहीं थी। तो आइए जानते हैं कैसी बात थी। देखिए, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है कि आरंभिक मानव, जो पहले मानव थे, आखिर वे इधर से उधर क्यों घूमते थे? आखिर मानव जो था एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों जाता था? ये पहला हमारा टॉपिक पढ़ने को है। तो आइए पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, हम
उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं, या फिर बोलते हैं कि वे लोग जो पत्ते उत्ते पहन के रहा करते थे जंगलों में, उसके नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें हम नाम से पुकारते हैं। ठीक है, पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, जैसे कि किसी भी जंगली जानवर को मार दिए और खा गए। यहाँ तक कि बाघ को भी मार दिया था लोगों ने और उनका मांस खाता था आराम से। मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। ठीक है, मछलियाँ, उसके बाद जितने भी आपके छोटे छोटे जीव जंतु हैं उन सभी को पकड़ के खाया करते थे। क्या करें, कुछ तो खाना चाहिए ना जी, तभी ना जिंदा रहेंगे, और उन्हीं से हम लोग आए हैं। आखेट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। उनको तो घूमना पड़ेगा, घूमते रहते थे। ऐसा करने के क्या कारण थे? तो क्यों घूमते थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक? जब कोई आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन की तलाश में ही घूमता था। ठीक है, तो पहला कारण भोजन का तलाश था, जलवायु परिवर्तन था। इन सभी को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहें तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। मान लीजिए यहाँ पे रह रहे हैं आसपास के जंगल, तो वहाँ पे जितने भी जंगली जानवर थे लगभग सबको जान ही गया कि यार खा रहा है, भाग जाओ दूसरे जगह। तो सब जंगली जानवर भी भाग जाता था। फल फूल वगैरह कहीं पे था तो फल फूल भी ख़त्म हो जाते थे। तो अब क्या खाएंगे, वहाँ पे तो ख़त्म हो गया। इसीलिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते थे कि चलो भाई अब यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब हमें दूसरे जगह पे अपना भोजन गुजारा बसारा करना होगा, तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा। ठीक है, पहला कारण तो यह हो गया कि भोजन की प्राप्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। अब दूसरा कारण जलवायु परिवर्तन होता है कि गर्मी दे रहा है तो उस स्थान से भाग जाओ भाई, नदी के किनारे हैं तो ठंडा दे रहा है तो दूसरे स्थान पे देखा जाए। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जाया करते थे, इसलिए जानवर का शिकार करने वाले लोग भी जाया करते थे। दूसरा कारण इन्होंने ये बताया है कि जैसे कि जंगली जानवर भी जब भाग जाते थे एक जगह से दूसरे जगह, तो वे उसको पकड़ने के लिए उस स्थान पे जाते थे, ठीक है, जहाँ पे वो जंगली जानवर भाग गया था। तीसरा कारण यह है कि पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में मौसम के अनुसार जहाँ पे फलता है वहाँ पे चले जाते हैं। ये तीसरा कारण इन्होंने बताया है। चौथा कारण देखिए, 4 कारण इन्होंने बताया। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी प्रकार की प्राणी या पेड़ पौधों का जीवन संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है जी, पानी रहेगा तभी ना हम लोग रहेंगे। जल है तो जीवन है, जीवन है तो जल है। ठीक है, जीवित रहना संभव नहीं है पानी के बिना। पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। कहाँ पे मिलता है? या तो झील या फिर झरना या फिर नदी। आजकल तो हम लोग के पास आया चापाकल, कुआं वगैरह, ठीक है, उस समय नहीं था। बोरिंग वगैरह तो आजकल आया है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी कभी सूख जाता था, ठीक है, गर्मी के दिन आता था तो सूख जाता था। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता था, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे जो लोग बसते थे उन्हें जाना पड़ता था। जब वहाँ पे पानी ही ख़त्म हो जाएगा तो जाना पड़ता था। तो 4 रीज़न तो मिल गया। पहला कारण क्या था? पहला कारण था कि लोग अपने शिकार ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। दूसरा कारण हमने ये जाना कि जब जंगली जानवर ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक भाग जाया करते थे तो उनको पकड़ने के लिए जाया करते थे, ठीक है, शिकारी लोग। तीसरा कारण है कि आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान तक तब जाता था जब एक स्थान का जगह का खा लिया, फिर फल फूल वगैरह, अब वहाँ पे फल फूल बचा ही नहीं, तो उस फल फूल को दूसरी जगह पे पाने के लिए जाया करते थे। चौथा कारण बताया कि पेड़ पौध और जिनने मतलब पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। और पांचवा हम लोग खुद से बोल सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन होता था, जैसे कि मौसम बदलता है। ठंडा का दिन में अगर है तो हम लोग गर्मी वाले स्थान पे जाएंगे, गर्मी के अगर दिन में है तो ठंडा वाले स्थान पे जाएंगे, ठीक है। तो पांचवा कारण आप लोग खुद से बता सकते हैं कि ये जलवायु परिवर्तन। तो ये थे। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक है आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है, ठीक है। आरंभिक मानव जो थे
के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है? तो चलिए आपके सामने साक्षात्कार है, यही से मिलती है, किताब से मिलती है जी। लेकिन डायरेक्टली बोलने से अच्छा है कि हम लोग पढ़ा जाए। पुरातात्विकविद, जितने भी आर्किटेक्टोलॉजिस्ट होते हैं, पुरातात्विकविद को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटकों, खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। किसके औजार आज भी बचे हैं? तो पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। अगर आप कभी म्यूजियम जाते हैं, हिंदी में संग्रहालय बोलते हैं, अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था कि मैन्युस्क्रिप्ट अगले वीडियो में वो सब भी आपको पांडुलिपि वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ, मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। किनके बने थे औजार? पत्थर के बने थे। ठीक है, सबसे पहले लोगों ने पत्थर को ही औजार बनाना शुरू किया। कुछ लोग कुछ के साथ हड्डियाँ या लकड़ी के मुट्ठे लगा कर भाला और बाण जैसे यानी कि तीर जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजार से लकड़ियाँ काटी जाती थी और कुछ लकड़ियों का उपयोग ईंधन के रूप में साथ ही साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, आइए देखते हैं चित्रों को। थोड़ा सा मुझे सर्दी कर दिया है तो एक मिनट। यह सर्दी, कोई बात नहीं, सर्दी कर दिया है, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए, बस पढ़ाई रखना नहीं चाहिए ना। मौसम बदलता रहेगा, सर्दी बदलती रहेगी, आता जाता रहेगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि पत्थर के औजार का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने, जैसे कि ये देख रहे हैं खुरपी जैसा है, खोदने जैसा, तो खोदने के लिए किया जाता था। और दाएं जो दिया गया है राइट साइड, ठीक है, दाएं जानवरों की खालों से बने वस्त्र सिलने के लिए किया जाता था। देख रहे हैं ये सुई जैसा दिख रहा है ना, सुई जैसा इसका नुकीला भाग, इससे देखिए ये जानवर की खाल है, ये जो है जानवर की खाल है, और इससे जो है ये पहनने के वस्त्र बनाते थे। ये केवल अपने शरीर को ढकने के लिए नहीं, आज का फैशन ज़माना तो बहुत कुछ है, ये मौसम से बचने के लिए विशेष रूप से वस्त्र पहना करते थे। ठीक है, मौसम से बचने के लिए। अब आइए देखते हैं, तो रहने की जगह का निर्धारण। एक चीज़ आपके मन में सवाल आता होगा कि मनुष्य ने पत्थर को अपना ये औजार कैसे बना लिया यार। तो देखिए, मान लीजिए हम आदि मानव हैं, ठीक है, आदि मानव हैं और कभी देख रहे हैं तो पत्थर एगो उठाए हैं और किसी शिकारी को मार रहे, किसी देख रहे हैं भालू है उसको मार दिए ऐसा। तो जब मारे तो अब मान लीजिए अचानक से बाई चांस कभी ना कभी तो हुआ ही होगा, पत्थर से पत्थर टकरा गया और आग की चिंगारी छिटक गई, और वहाँ पे अगर घास फूस वगैरह होगा तो वहाँ पे आग लग गया होगा। ठीक है, आग लग गया होगा। अब कभी ऐसा हुआ होगा कि उस आग में वो जो था कोई जानवर आके गिर गया तो तब उसका मांस जो खाया गया तो ज़्यादा टेस्टी लगा होगा। तो इस प्रकार आदमी ने आग का आविष्कार किया। ठीक है, मैं अभी बता दे रहा हूँ शॉर्ट में, आग का आविष्कार कर लिया कि पत्थर से पत्थर, अरे देखा होगा, अरे यार पत्थर से पत्थर टकरा के आग, ये क्या चीज़ बन रहा है, तो उससे टकरा के देखा कि हाँ ये चीज़ तो बन रहा है, तो वो सीख गया आग जलाना पत्थर से पत्थर टकरा के। और आप लोगों ने बचपन में कभी ना कभी किया ही होगा, मैंने भी किया है यार, आग से पत्थर जलाए हैं। ठीक है, तो उस प्रकार आग जलाना सीख लिया, फिर औजार बनाने सीख लिए। इसी टाइप के करत करत अभ्यास की जड़मति हो तो सुजान जो होता है ना, बस उसी तरह करते करते मनुष्य ने सब कुछ सीखा है। अब आगे देखते हैं, तो हमारा है रहने की जगह। तो पहले आदि मानव मनुष्य कहाँ पे रहा करते थे? देखिए मानचित्र 2 को देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरातात्विक स्थल हैं जहाँ पर आखेट खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। तो चलिए देखते हैं, ये लाल त्रिकोण कहाँ है जी? ये देखिए भीमबेटका दिखा रहा है आपको, भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में है। इसके ऊपर हम लोगों ने एक अलग से वीडियो बना ही चुका है कि भीमबेटका कहाँ है। इसको यूनेस्को है विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया है भीमबेटका को। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे लोग रहा करते थे, गुफा में पहले के लोग रहा करते थे, पत्थरों की गुफा में। ठीक है, अब देखिए
इनके अलावा और भी कई स्थान पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान पर ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरातात्विक स्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए जाते थे। कई जो पुरातात्विक स्थल पाए गए हैं वह नदी और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मानचित्र को पढ़ने का ट्रिक होता है कि संकेतक को पढ़िए। यहाँ पे दिया गया है कि पूरा पाषाण काल में जो स्थल पाए गए हैं वो लाल से इंडिकेट किया गया है, जो नव पाषाण काल में पाए गए हैं वो ब्लू से इंडिकेट किया गया है। उसके बाद ये जो हरा है महापाषाणिक काल, जिसे आप लोग ताम्र पाषाण युग भी बोल सकते हैं, और आरंभिक गांव आधुनिक नगर, ठीक है, वो दिखाया गया है। अब आगे देखते हैं, तो हमारा है कि चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिले। अब लोगों ने जान लिया कि यार पत्थर से तो आग बनता है, पत्थर से तो हमारा औजार बनता है, तो क्यों ना हम ऐसे स्थान पे रहें जहाँ ज़्यादा मात्रा में और अच्छे अच्छे पत्थर मिले। हम लोग ही बोलते हैं ना यार, ऐसे स्थान चलो जहाँ पे अच्छी अच्छी नौकरियाँ मिले, अच्छी शिक्षा मिले, ठीक है। तो वो लोग भी सोचते थे कि अच्छा अच्छा कहाँ पे पत्थर मिलेगा, उनके लिए वही काफ़ी था उस ज़माने में। अब देखिए भीमबेटका के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश एमपी जिसको बोलते हैं, जिसका राजधानी कहाँ है, भोपाल। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं हैं। गुफाएं तो पत्थर की बनी होती है, कंदराई वो होता है जो एक पत्थर जैसा है और गड्ढा होता है बहुत सारा, ठीक है, तो उसे कंदरा बोला जाता है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी, ठीक है, क्योंकि वे मौसम की मार से बच पाते थे। और ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। कहाँ पे, नर्मदा नदी के घाटी के पास। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी? तो आप ही ने तो बता दिया यार कि वे इसलिए जगह चुने क्योंकि वहाँ पे नदी सामने था, पानी की सुविधा हो गई। दूसरा चीज़, अगर नदी सामने रहेगा तो हम खेती उती कर सकेंगे, 2 चीज़ हो गई। तीसरा चीज़, वहाँ पे अच्छे खासे पत्थर थे तो हमें औजार बनाने की सुविधा हो गई। चौथा चीज़ कि वहाँ पे गुफा भी था, तो और सुभान अल्लाह, और भी क्या चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह उन लोग को सभी चीज़ें मिल गई तो वे वैसे ही जगह पे रहना पसंद कर गए। अब आइए हम देखते हैं शैल चित्रकला के बारे में, इनमें से क्या पता चलता है। तो ये देखिए, ये क्या है, ये एक जानवर है और ये एक आदमी है। एक आदमी जो है एक जानवर को दौड़ा रहा है, ये इसका फोटो दिखा रहा है, ठीक है। अब आइए समझते हैं चित्र को। एक शैल चित्र या भीमबेटका में इसी तरह के चित्र बहुत बने हुए हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता और सजीवन चित्र किया गया है। यहाँ पे जितने भी पत्थर हैं, जैसे कि आपको दिखा दे रहा हूँ, ये भीमबेटका का एक पत्थर है और ये गुफा और कंदरा वगैरह दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये गुफा है, यहाँ पे आदमी घुस के रह सकता है आराम से, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए तो घूमने लायक जगह है जी, ना, घूमने लायक जगह है, आप घूम के देख सकते हैं। ये हो गया भीमबेटका। यहाँ पे गुफा और कंदरा सब देखने को मिल गया आपको। यहाँ पर भी है, देखिए एक गुफा, यहाँ पे कोई आदमी रह गया, यहाँ पे इस तरह इन लोगों ने नगर बसा दिया। और यहाँ पे देख रहे हैं सिंदूर वगैरह टीका उका लगा है, तो इन लोगों ने पूजा पाठ भी करना शुरू कर दिया। अब देखते हैं पूरा स्थल क्या होता है, ठीक है। पूरा स्थल क्या होता है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पूरा स्थल, देखिए, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसे कि वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। पूरा स्थल के बारे में आपको अगले अध्याय में बताएंगे। यहाँ पे केवल वो बता दिया है कि पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं जो हमें यह सिद्ध करती हैं कि प्राचीन काल में जो आदि मानव रहा करते थे ऐसी जगहों पे, ठीक है। यार सच बताओ, सर्दी से बुरा हाल। अब आग की खोज कैसे हुई? तो मैंने तो अभी आपको एक कहानी की तरह बता दिया कि आग की खोज कैसे हुई। चलिए पढ़ लेते हैं। मानचित्र 2 में
जो है कुरनूल गुफाएं ढूंढो। यहाँ आग के अवशेष मिले हैं। तो कहाँ पे आग के अवशेष मिले हैं? कुरनूल गुफा। अब आइए देख लेते हैं जी, मानचित्र देखिएगा ना तब आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। कुरनूल गुफा कहाँ है? तो चलिए देखते हैं। कुरनूल गुफा ये हमें मिल गया और ये है हमारा पूरा पाषाण काल का, यानी कि सबसे पहले ही मिला था कुरनूल गुफा यहाँ पे। और ये आज का किस राज्य के अंतर्गत आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका तेलंगाना के अंतर्गत। कुरनूल गुफाएं अभी तेलंगाना में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो कुरनूल गुफाएं में यहाँ से आग की खोज शुरू हुई। कहाँ से शुरू हुई? अक्सर पूछा जाता है कि इनमें से किस स्थान से आग की प्रारंभिक खोज हुई। तो कुरनूल गुफाएं, ठीक है, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आग की खोज के बारे में। मानचित्र 2 में देखिए, और कुरनूल गुफा, ठीक है, अवशेष मिले हैं। कुरनूल गुफा ढूंढो, पृष्ठ संख्या 13। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। किसके? राख, जो आग जलता है उसका जो राख बन जाता है उसके अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि प्रकाश के लिए। मान लीजिए कभी अंधेरा हो गया तो हम लोग प्रकाश लाइट जला करके, आग जला करके लाइट ला सकते हैं, रोशनी ला सकते हैं। मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए हम लोग के गांव में हाथी आता है, अक्सर आता ही रहता है, हम लोग जंगली एरिया में रहते हैं तो हाथी वगैरह आता ही रहे। तो हम लोग क्या करते हैं, ढोल ले लेते हैं और आग का एक मावरा जला लेते हैं और एकदम मारते हुए दौड़ा हाथी अपने भाग जाएगा दौड़ के, ठीक है। तो इस तरह से वे प्राचीन आदि मानव भी क्या कर रहे थे। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? तो आज हम लोग तो आग का उपयोग बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं जी, आपको बताने की ज़रूरत नहीं। अब आइए थोड़ा सा नाम और तिथियों के बारे में जानते हैं। जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातात्विक विदों ने उनके बारे में नाम खड़े हैं, नाम रखे हैं। क्या क्या नाम रखे हैं? तो प्रारंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते थे। क्या कहते थे? पूरा पाषाण काल। इसका मतलब क्या होता है जी? पूरा पाषाण काल का मतलब आइए जानते हैं। तो देखिए, पूरा पाषाण काल, यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राचीन और पाषाण। पूरा पाषाण मतलब पूरा और पाषाण, आप लोग ये समझिए, प्राचीन छोड़ दीजिए, पूरा और पाषाण। पूरा मतलब पुराना और पाषाण मतलब पत्थर, ठीक है। पूरा मतलब पुराना, पाषाण मतलब पत्थर, या फिर प्राचीन और पाषाण। पाषाण मतलब पत्थर, ठीक है, प्राचीन मतलब बहुत पुराना। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजार के महत्व को बताती है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल से पहले, कितने? 20 लाख साल से पहले से 12,000 साल पहले के दौर को माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल युग। मानव इतिहास में लगभग 99% कहानी की काल के दौरान घटित हुई, इसी काल में घटित हो गई है, ठीक है। इतिहास की 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई, जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं। मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में मेसोलिथ बोलते हैं, हिंदी में मध्य पाषाण युग। इसका लगभग 1200 से 10,000 साल पहले तक माना जाता है। सबका टाइम याद रखिएगा। जो पूरा पाषाण काल है उसका टाइम पीरियड है आपका 20 लाख से यहाँ पे दे दीजिए 20 लाख से कितना, तो आपका 12,000 साल, नोट करके लिख लीजिए। 12,000 साल के पहले को हम लोग बोलते हैं पूरा पाषाण काल। फिर आप दे दीजिए मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल का समय है 12,000 से लेकर के आपका कितना, तो ये है आपका 10,000 साल के पहले के समय को हम लोग बोल देते हैं पूरा पाषाण काल। और उसके बाद का जो समय है उसे बोलते हैं नव पाषाण काल। यानी कि इस काल के औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण काल या नव पाषाण काल जिसको बोलते हैं, प्रायः इस औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हाशियाँ और आरी जैसे औजार मिलते हैं या मिलते थे। साथ ही साथ पूरा पाषाण युग और औजार भी इस दौरान में लाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण काल कहा जाता है, ठीक है। नव पाषाण का क्या मतलब होता है, अब आइए जानते हैं। तो देखिए, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर तुम पुराने स्थलों के नाम
उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके नाम क्या होंगे। ठीक है, अब देखते हैं। तो हमें एक चीज़ जान लीजिए कि पाषाण काल किसे कहते हैं, यहाँ पे नहीं बताया। पाषाण काल किसे कहते हैं इसे हम लोग जानते हैं। तो पाषाण काल मनुष्य के प्राचीन समय के काल को, आदि मानव के काल को पाषाण काल क्यों कहा जाता था? तो मनुष्य के प्राचीन काल को या आदि मानव के समय के काल को पाषाण काल इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस समय के लोग अधिकांश जो उपयोग करते थे पत्थर के सामानों का यूज करते थे, पत्थर से जुड़ी जीवन यापन शैली बिताते थे। पहला पत्थर के औजार बनाते थे, पहला हो गया पत्थर के औजार बनाते थे। ठीक है, दूसरा हो गया कि पत्थर के गुफाओं में रहते थे, दूसरा हो गया। तीसरा चीज़ पत्थर से आग की खोज की, यानी कि पत्थर से ही वो अपना भोजन वगैरह भी तैयार करते थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर पत्थर से ही लगभग उन लोगों का सारा जीवन यापन होता था। पत्थर से ही सिलाई करते थे। ठीक है, पत्थर से ही औजार, पत्थर से ही घर, पत्थर में रहना, पत्थर में खाना पीना, सारा कुछ पत्थर से जुड़ा हुआ था। इसलिए उस समय के काल को पाषाण काल कहा गया। पाषाण मतलब पत्थर होता है। ठीक है, नहीं कहें आप लोग क्या मूर्तियों के पाषाण बनाए गए हैं, महाभारत में नहीं बोलते हैं? पितामह आप बोलिए, आप भी क्या पाषाण बन गए हैं, मूर्ति की पाषाण बन गए हैं, मतलब पत्थर की क्या मूर्ति बन गए हैं। ठीक है, तो पाषाण मतलब होता है पत्थर। ठीक है, तो उस समय आदि मानव के जो समय था या जीवन शैली था उसमें से अधिकांश चीज़ें पत्थर से जुड़ी हुई थी, इसीलिए उस समय के काल को पत्थर काल यानी कि पाषाण काल कहा जाता था। ठीक है, इस चीज़ को कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। अगला देखते हैं बदलती जलवायु के बारे में, यानी कि क्लाइमेट चेंजिंग के बारे में। तो देखिए बदलती जलवायु, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्र में, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा काम है। तो चलिए बदलती जलवायु के बारे में पढ़ते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा था, हमारी मौसम बदल रही थी। ठीक है, इसके क्या प्रभाव पड़े। तो देखिए लगभग आज से लगभग 12,000 साल पहले जो दुनिया का जलवायु था ना, वो मौसम था, बड़े बदलाव लाए, बहुत ही चेंज आ गया और गर्मी बढ़ने लगी। अचानक गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय, ये जैसे जानवर थे, इन जानवरों की संख्या भी बढ़ने लगी जो घास खाकर जिंदा रह सकें, जो घास खाकर जिंदा रह सकें। उसके बाद बोल रहा है कि जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आने लगे। यार आज सर्दी ने ना परेशान कर दिया, सच बता रहा हूँ। तो क्या हुआ कि जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है, वे भी इनके पीछे पीछे आने लगे, जानवरों के पीछे पीछे आने लगे कि यहाँ जानवर रहा है, चलिए हम लोग वहीं पे रहेंगे। ठीक है, क्योंकि उन लोगों को भोजन आसानी से मिल जाएगा, आदि मानव को भोजन आसानी से मिल जाएगा। जानवरों को मारेंगे और खाएंगे तुरंत आराम से सोएंगे ना कोई पढ़ने लिखने का झंझट नहीं उन लोगों को। तो खाने पीने की आदत और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही यह इस काल में मछली भी भोजन का एक मुख्य स्रोत बन गया था। उस समय के लोग मछलियाँ भी खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनके बारे में। देखिए खेती और पशुपालन, यहाँ पे देख जानेंगे कि सबसे पहले जो आदमियों ने पालतू पशु किस जानवर को बनाया। ठीक है, खेती करना कैसे शुरू किया। तो सबसे पहले जो पालतू पशु बनाया गया, मनुष्य ने कुत्ते को बनाया। ठीक है, किसको बनाया, कुत्ते को। कुत्ते को पकड़ के रखा, चलो यार कहाँ जाएगा, चलो तुम लोग भी मेरे साथ रहो कुत्ता लोग को ना। इसी दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों खेती और पशुपालन के बारे में पढ़ रहे हैं कि कैसे शुरुआत हुई इनकी। तो जिस समय जलवायु परिवर्तन हो रहा था उसी समय हमारे भारतीय महाद्वीप के विभिन्न इलाकों में जो है गेहूं और जौ तथा धान, गेहूं, जौ, धान, इन सब की अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। लोगों ने जान लिया होगा कि अरे यार इसे खाने से तो अच्छा लगता है, चलो ना खाया जाए। ठीक है, तो वे उपजाना शुरू कर दिए थे। शायद महिला, पुरुष और बच्चे ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे।
साथ ही लगते होंगे, होंगे बोला है, ठीक है। कोई देखिए इतिहास जो है ना, एक चीज़ याद रखिएगा, जो प्राचीन इतिहास है वो पूरी तरह से अंधकार में है, केवल हम लोग एक अनुमान ही लगा सकते हैं, ठीक है ना, लगा सकते हैं। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि आज जो यह अनाज उगते होंगे, कब पककर तैयार होते होंगे, उन सभी को यह धीरे धीरे मालूम पड़ गया होगा। और होना भी चाहिए, नहीं तो विकास कैसे करते हम लोग, पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे कृषक जो थे, कृषक यानी कि किसान बन गए लोग, ठीक है। लोग किसान बन गए, नदियों के किनारे रहने लगे होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करने लगे कि रख दिए धान तो दूसरा जानवर आएगा, बैल आएगा उसको पकड़ के रखो, गाय आएगा उसको पकड़ के रखो, बकरी आएगी उसको पकड़ के रखो, हिरन आएगी उसको पकड़ के रखो, ठीक है, जितने भी सूअर आएगा उसको पकड़ के रखो। तो इस तरह पकड़ के रखने लगे और लोगों ने पशुपालन भी सीख लिया। इसी तरह आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ते हैं। देखिए इसको याद कर लीजिए, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बहुत सारी नौकरी की परीक्षा में पूछा गया है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया, ठीक है। तो कुत्ता को सबसे पहले पालतू जानवर बनाया, ठीक है, पालतू बनाया गया। वह कुत्ते को जंगली पूर्वज था, कुत्ते का जंगली पूर्वज था, मतलब अभी का जैसा कुत्ता नहीं था, कुछ दूसरे टाइप का था उनका पूर्वज। कुत्तों का भी पूर्वज होता है यार, हम लोग का जैसे पूर्वज होते थे आदि मानव, उसी तरह उन लोग का भी पूर्वज होता होगा कोई आदि कुत्ता नहीं। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे, अनाज देकर आकर्षित करने लगे। मैंने बता दिया था, ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जानवरों को आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इन्हें धीरे धीरे पालतू पशु बनाने लगे, इनकी रक्षा करने लगे और ये अपने स्थान में सेपरेट होने लगे, अपने नगर बसाने लगे। अब यहाँ पे घर बना लिया, यहीं पे सारा कुछ पालतू वगैरह जानवर वगैरह कर लिया, ठीक है। तो बाप रे यार, अब यहाँ से पूछ रहा है कि क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू पशु क्यों बनाया होगा। तो कुत्ते, देखिए जो कुत्ते हैं ना वफादार होते हैं, सबसे बड़ी चीज़। तो आदमी के साथ घुल मिल गया होगा कुत्ता, ठीक है। और कुत्ता जैसा कि अगर कोई अदर जानवर आता होगा तो भौंकने लगता होगा, वो उनको संकेत दे देता होगा कि हाथी आ रहा है, जागो, वो करते लगा। तो इस तरह सोचा कि चलो यार यह काम की चीज़ है तो इसको हम लोग पालतू बना लेते हैं। लोगों ने देखिए बसने की प्रक्रिया कैसे थी। आदमी जब बसने लगा, मतलब जीवन बस घर और बसाने लगा, तो देखिए कैसे प्रक्रिया थी। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया कहा गया। क्या? तो लोग पौधे उगाने लगे, कृषि करने लगे, जानवरों की देखभाल करने लगे, पशुपालन, उसी को ही बसने की प्रक्रिया कहा गया। अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इनकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे और जानवरों का लोग चयन करने के उदाहरण जब ज़्यादा मात्रा में हो गया तो लोग सोचने लगे कि यार किसको हम लोग रखें। उन्हीं के तौर पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, तो लोग उसे ही अपना पालतू जानवर चुनने लगे जो कि बीमार बहुत कम होते थे, ठीक। जैसे कि कुत्ता ये भी एक कारण हो सकता है कि कुत्ता बीमार बहुत कम होता था, इसीलिए कुत्ता को पालतू पशु बनाना है। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनमें बड़े दाने और अनाज पैदा होते थे, साथ ही जिनकी मजबूती डंडले अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। पौधों क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा गया और फिर उगने के लिए उनके गुण को सुरक्षित कर दिया गया, ठीक है। ये देखिए एक जानवर का दांत है, ये दिख ही रहा होगा आपको, जानवर का दांत ही जैसा लग रहा होगा ये, ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं कि किन जानवर का दांत है। तो इन्हीं जानवरों को प्रजनन के लिए चुना जाता था। प्रजनन मतलब वे अपने बच्चे पैदा करें जो आमतौर पर अहिंसक थे, जिससे मनुष्य को काटने पर भी विष न लगे, ठीक है। इसलिए हम देखते हैं कि
पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे छोटे होते थे। जैसे कि अगर बात किया जाए सुअर को, अगर आप देखे होंगे, हाथी के मतलब कि जितने भी बड़े बड़े जानवर होते हैं उनके जो दांत हैं वो बड़े बड़े होते हैं और पालतू जानवरों के दांत छोटे छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से जंगली इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का। देखिए, अब देखने से ही पता चल जाएगा। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, केवल हमारे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। और सबसे पहले जो आदमी थे वे अफ्रीका के जंगलों में मिले थे। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वह इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ। पूछा जाए कि सबसे पहला फसल मनुष्य ने कौन सा उगाया, तो जौ तथा गेहूँ। अगर सबसे पहले देखिएगा जौ है तो जौ, उसके बाद गेहूँ, ठीक है, उसके बाद चावल वगैरह वगैरह। और कुत्ता को पहला बनाया, उसके बाद भेड़ को, भेड़ और बकरी को। सबसे पहले कुत्ता, उसके बाद भेड़ और बकरी। अब देखिए, ये जो बड़ा वाला है यह है जंगली सुअर का दांत, ये जो छोटा वाला है यह है आपका पालतू सुअर का दांत, ठीक है। तो सुअर भी दो प्रकार के होते हैं दोस्त, एक पालतू एक जंगली। जंगली से अगर पाला पड़ गया ना तो बहुत डेंजर है। अब देखते हैं एक नवीन जीवन शैली, ठीक है। अनाज के उपयोग और बीज के रूप में, खाद्य संग्रह के रूप में, उपहार के रूप में, भंडार के रूप में, एक नवीन जीवन शैली। देखिए, तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी। यहाँ पे अब पहले गा आता था, अब लड़कियों को ज़्यादा वैल्यू दिया जाने लगा है एनसीईआरटी में भी। तुम पाओगे या पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। बिल्कुल, कुछ समय तो लगते ही हैं पौधों को उगने में। इनमें से कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगें तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता है। अब मान लीजिए हम लगा दिए, यहाँ पे धान लगा दिए, ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें 4 महीना तो टिकना पड़ेगा ना बॉस। पूरा भंडारण करने के लिए रोपाई करेंगे, पानी पटाएंगे, बड़ा होगा, काटेंगे, ठीक है, तो सारे के लिए 4 महीना प्रोसेस लगता है, तो वहीं पे रहेंगे। तो इस प्रकार लोगों ने जो है अपना वहाँ पे नगर बसाना शुरू कर दिया, गांव बसाना शुरू कर दिया, ठीक है। बीज होने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से सुरक्षा करने काम शामिल, कटाई के बाद अनाज का उपयोग और बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचाकर आवश्यक रखना था, इसलिए लोगों को भंडारण करने की बात सोचनी पड़ी, ठीक है। अब देखिए, इन इलाकों में जो लोग रहते थे, लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा और जो अनाज थे उनको वहाँ पे रखने लगे। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रहण करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? जवाब का कारण बताओ। हाँ बिल्कुल, वे प्रयोग भी करते थे। जैसे कि अगर कोई ये मान लीजिए पत्थर है तो उसको हम लोग, कुछ होता है ना इस टाइप का खोल जैसा अंदर में रखने का, तो वे पत्थर के क्या बोलते हैं उसको, गमला जो होता है या फिर ड्राम जैसा होता है, ड्रम जैसा, उसमें उस टाइप से चीज़ों में वे अपना खाने वाली चीज़ें, फल, अनाज वगैरह रखा करते थे। अब चलिए बात करते हैं जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जो जानवर थे वह चलते फिरते खाद्य भंडार कैसे थे, मतलब कि जहाँ जाया भूख लगा यार मारो और खा जाओ, ठीक है। तो चलते फिरते ये खाद्य भंडार थे। आइए देखते हैं इनके बारे में। जानवर कैसे थे, तो जानवर क्या करते थे, वे बच्चे देते थे। जानवर बच्चे देते हैं, बिल्कुल, जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ दूध भी मिलता है। अगर हम जानवर को पाल लिए तो उनकी बच्चा हो गया, बच्चे जन्म दिए, उसको भी खाओ यार, दूध भी आ गया, ठीक है, प्राप्त हो सकता था। और भोजन का एक अच्छा स्रोत भी था कि जब मन करे जानवरों को खा जाओ। और यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता, दूसरे
शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडार का एक तरीका था। इसके साथ ही अगर हम किसी को अगर पशु दे देंगे तो वो बदले में हमें क्या देगा, अनाज देगा। हल्ला नहीं करेगी, ठीक है। तो ये हमारी छोटी सिस्टर है यार, हल्ला करने लगती है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हो गए जानवरों से पालने से हमें ये सारी चीज़ें फ़ायदे मिलते थे, ठीक है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या हमें मिल सकता है, तो जानवरों की जो खाल होती है उससे हमें अपना वस्त्र कपड़ा बनाने में मदद मिल सकता है। आप ये एक तरीका लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जानवरों से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। अगर हम कुत्ते को पाल लेते हैं, अगर कोई बड़ा जानवर आ गया या फिर चोर वगैरह आ गया तो वो हमें संकेत दे देते हैं भौंक के कि देखो भाई जानवर बड़े हमें हमले से बचाते हैं, ठीक है। तो ये सारे फायदे होते हैं। आओ अब हम आरंभिक कृषि और पशुपालन के बारे में पता करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि आरंभिक कृषि और पशुपालन के बारे में कैसे पता हुआ, ठीक है। तो देखिए मानचित्र 2 में पृष्ठ संख्या 13 में देखो, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिखाई दे रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु जगह दर्शाता है जहां पुरातात्विक को शुरुआती कृषक और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। ये पूरे महाद्वीप में पाए गए हैं। जैसे कि हम लोगों ने दिखा था कि एक प्राचीन काल का स्रोत था। चलिए और क्या जाएंगे यार, जो लाल वाले थे पूरा पाषाण काल के स्रोत थे, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है, वहाँ से हमें स्रोत मिल गए पता करने के पुरातात्विक चीज़ों से, ठीक है। वास्तव में ये निर्दिष्ट मतलब कि दिखाई देने वाले नहीं थे स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियाँ थी या नहीं, इसे सोचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिलने वाले पौधों, पशुओं की हड्डियाँ, नमूनों के अध्ययन के आधार पर ये बता रहे हैं, एक अनुमान के आधार पर बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि प्राचीन इतिहास पूरी तरह से केवल सोच पे आधारित है कि हम लोग अनुमान ही कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा आदमी रहा करते थे, खाया करते थे, ठीक है। तो प्राचीन इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए इन सब चीज़ों को पढ़ना होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा है अस्थाई जीवन की ओर, ठीक है। अस्थाई जीवन की ओर कैसे बढ़ें, तो पुरातात्विक विदों ने कुछ पूरा स्थल पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले, जैसा कि बुर्ज होम, ये जो है बुर्ज होम, ये बुर्ज खलीफा ऐसा नाम सुनने में लगता है ना बुर्ज होम यह कश्मीर में मिला एक साक्ष्य है। पुरातात्विक लोगों को यह स्थान मिला था जहाँ से लोगों ने बताया कि देखिए प्राचीन काल में जो थे लोग घरों में इस तरह बना के रहा करते थे और वे गड्ढे टाइप के थे, इस तरह गड्ढे टाइप का था, यहाँ पे गोल था और वहाँ पे रहने के जगह बने हुए थे, इस टाइप से बने हुए थे, ठीक है। इस टाइप से गड्ढा यहाँ पे बना हुआ था, तो इसे कंदरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कंदरा। गुफा के साथ ही कंदरा का भी नाम सुन लीजिएगा, ठीक है। गुफा ऊपर में होता है, कंदरा नीचे में होता है, या फिर गर्तावास। दूसरा नाम क्या प्रयोग होता है इनके लिए? गर्तावास। तो ये कहाँ से मिला था? कश्मीर के बुर्ज होम से। जम्मू कश्मीर अभी एक राज्य से टूटकर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी। क्या थी? सीढ़ियाँ थी। उन्हें ढंग के मौसम में उन्हें ये जो ठंड के मौसम थे, ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी, वहाँ पे घुस जाते थे। पुरातात्विकविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है, कंफर्म नहीं है, ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार अपने घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, ठीक है। अगला है एक गर्तवास का चित्र बनाओ, वो भी जो मैंने दिखा दिया, ठीक है। बहुत सारी जगहों से क्या बोल रहा है कि बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाणकालीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना जाता है। इनमें से औजार भी हैं और जिनकी धार और अधिक पैना करते हैं, उनके लिए एक पॉलिश चढ़ाई या जब भी ऐसा शोरगुल होता है तो माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। तो ये सब कुछ नहीं है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोग देख लेते हैं केवल। देखिए यहाँ पे नवपाषाण काल के कुछ उपकरण दिए गए हैं जो कि ये पत्थर टाइप के हैं, नवपाषाण कालीन पत्थर हैं, ठीक है। इस चैप्टर में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी कि जानवर और पालतू पशु, बाकी सारी चीज़ें वही है, गर्तावास। अब सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़ के बारे में जान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सूक्ष्म निरीक्षण यानी कि छोटा सा हम लोग एक
निरीक्षण करेंगे, जांच करेंगे मेहरगढ़ के जीवन मृत्यु पर। तो देखिए ये मेहरगढ़ का चित्र है, यहाँ पे देख लीजिए मेहरगढ़, ठीक है। अब देखते हैं तो मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 में मेहरगढ़ ढूंढो। चलिए मेहरगढ़ ढूंढते हैं। तो मेहरगढ़ कहाँ पे है जी, देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा मानचित्र। अब देखते हैं तो मेहरगढ़ नहीं, मेहरगढ़ 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 कहाँ है जी, तो ये हमारा, ये देखिए यहाँ पे है, ये वर्तमान पाकिस्तान में है। ये अभी पाकिस्तान का एरिया है, ये जो देख रहे हैं ये बॉर्डर यहाँ पे बना हुआ है, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो मेहरगढ़ अभी कहाँ पे है, पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान का एरिया है। तो चलिए अब क्या बोल रहा है, हम लोगों ने तो देख लिया मेहरगढ़ पाकिस्तान के एरिया में पड़ता है। तो मेहरगढ़ के बारे में बोला जा रहा है कि मेहरगढ़ ढूंढो, यह ईरान जाने का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता था। कहाँ जाने का, ईरान। ईरान को पहले मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ईरान जाने का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता था। बोलन दर्रे के पास यह हरा भरा समतल स्थल मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू किया। ये जो मेहरगढ़ है सबसे पहले जौ और गेहूं उगाना शुरू किया था और भेड़ बकरी पालना स्टार्टिंग किया था, ठीक है। इसको भी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, चाहे तो नोट कर सकते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ मिली हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। ये घर का अवशेष दिख रहा है, घर का फोटो है। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हुआ करते थे जो संभवतः भंडार के काम में आते थे। ये बोल रहे हैं कि 4 या उससे ज़्यादा कमरे हुआ करते थे। एक घर में बेडरूम है, एक घर में भंडार यानी कि रसोई रूम है, एक घर में आपको नहाना वगैरह है और एक घर में तो हॉल है ना इस टाइप से वे बोल रहे हैं, मतलब अनुमान हम लोग लगा सकते हैं, कंफर्म कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राचीन इतिहास है। यहाँ पे देखिए मेहरगढ़ के घर का चित्र है। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते थे। तुम जिस घर में रहते हो क्या उसके साथ घर की समानता है? हाँ बिल्कुल समानता तो मिलती है बॉस, क्योंकि हम उनके पूर्वज हैं तो उसी टाइप से बना रहे हैं। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के संग संबंधी उसके जितने भी थे, अगर कोई पालतू जानवर था तो उसको भी उसकी कब्र में दे दिया जाता था, ठीक है। तो मेहरगढ़ में एक साक्ष्य मिला है, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे, ये ऐसा माना जाता था कि उस ज़माने में कि ये जो ऊपर चले गए साथ में उसका एक वो जितने भी पालतू पशु थे वे सबको उसके साथ दे दिए जाते थे, ताकि ये जब स्वर्ग जाएं या फिर नर्क जाएं, जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे वे खाने के लिए ये इनके साथ रहे, भूख लगेगा तो खाना खा लेंगे, ऐसा प्राचीन इतिहास लोगों का मानना था, ठीक है। इसके साथ ही अगर राजा महाराजा की डेथ हो जाती थी तो उनके साथ नौवा बाभान जितना भी होता था, हजाम बाभान उसका सेवक वगैरह को भी साथ में दफनाया जाता था, ऐसा माना जाता है। इस चित्र में केवल जानवरों को ही दिखाया गया है। तो इससे पता चलता है कि लोग ऐसा ही सोचते थे कि जब इनको भूख लगेगा तो खाना खा लेंगे इनको मार के, ठीक है। मेहरगढ़ की कब्र से बकरी के कंकाल की पहचान करो। तो यहाँ पे बकरी का कंकाल कौन सा है, तो देख लीजिए ये है बकरी का कंकाल। और क्या है जी, ये किसका कंकाल है? लगता तो है कुत्ते का है, मालूम नहीं किसका है यार। तो कब्रों में मिली है, एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया है, जो संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा, ठीक है, वही चीज़ बोला इन्होंने। अब देख लेते हैं यहाँ पे कुछ शैल चित्र हैं। तो ये फ्रांस में गुफा की कुछ चित्रकारी है। हमारे देश नहीं, फ्रांस का देश, फ्रांस की बात करेंगे। अन्यत्र में यहाँ पे क्या है, फ्रांस में गुफा की चित्रकारी। देखिए अपने एटलस, एटलस मतलब मानचित्र में फ्रांस को ढूंढो। फ्रांस मालूम है, फ्रांसीसी क्रांति। यह चित्र फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जहाँ पे एफिल टावर स्थित है, ठीक है। यह चित्र फ्रांस की है, एक गुफा का है। यह पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें से कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, भैंस और
रेनडियर कुछ होता होगा, बारहसिंगा, सुअर और चमकीले रंग के चित्र मिले गए हैं। तो देखिए केवल हमारे देश में नहीं, फ्रांस देश में भी कुछ इस टाइप के साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता है कि लोग अपना जीवन यापन और पालतू पशुओं के साथ किस टाइप से करा करते थे। देखिए नवपाषाणिक पुरास्थल देख लेते हैं। तो एटलस में तुर्की ढूंढो, किसको ढूंढना है? टर्की ना, इंग्लिश में टर्की, हिंदी में तुर्की। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चताल ह्यूतुक, ये क्या है? युग, तुर्की में है। यह दूर दराज के स्थानों में कई चीज़ें लाई जाती हैं और उनका उपयोग किया जाता है, जैसे कि सीरिया से लाया गया चमकदार पत्थर, सीरिया से लाया गया चमकदार पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ, उसके बाद भूमध्य सागर की सिपियाँ। ध्यान में रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। तो लोग कैसे आया जाया करते थे जी? लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लादकर ले आया जाया करते थे। ठीक है, उस समय लोग कैसे आया जाया करते थे? जानवरों के पीठ से आया जाया करते थे। यहाँ पे उपयोगी शब्द हैं, वे शब्द हैं जो कि टफेस्ट शब्द हैं, आपको शब्द में देखे होंगे। देखिए आखेटक खाद्य संग्रह का मतलब वही हो गया कि शिकार करना। पुरास्थल का मतलब हो गया वे ऐसे स्थान जहाँ पे पुरातात्विकविदों ने, इतिहासकारों ने खोज किए हैं। उद्योग स्थल मतलब कि जहाँ पे कुछ फैक्ट्री वगैरह चलाया जाता था आगे के ज़माने की बात करें तो। आवासीय स्थल उसे कहते हैं जहाँ पे लोग रहते थे। पूरा पाषाण काल, तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। जिस समय हमारे आदि मानव हुआ करते थे उस समय के काल को पाषाण काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैंने बता दिया, क्योंकि पत्थर से ही उनकी सारी अभिक्रियाएँ होती थी। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल या फिर लघु पाषाण काल। ठीक है, कृषि मतलब किसान होता है, पशुपालक मतलब कि पशुओं को पालने वाला होता है। उसके बाद नवपाषाण युग का कब्र हम लोगों ने देख लिया, उनके साथ उनके जानवरों को भी दफनाया गया। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि कल्पना करो। क्या कल्पना करेंगे जी? क्या इमेजिन करेंगे? इंग्लिश में इमेजिन करना है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आज से लगभग 12 साल पहले, 12 साल बोल रहा हूँ यार, 12,000 साल पहले पत्थर की गुफा में रहते हो, पत्थर की गुफा में हो। मान लीजिए हम जो हैं या आप हैं, आज से 12,000 साल पहले पत्थर की गुफा में रहते हैं। ठीक है, और पत्ता उत्ता पाने हैं, ऐसा कपड़ा वपड़ा नहीं पाने, पत्ता उत्ता पाने हैं, ठीक ना, या जानवरों की छाल पाले हैं। पृष्ठ संख्या 14 पर देखो, तुम्हारे मामा की गुफा की एक भीतर दीवार पर चित्र बना है। तो तुम्हारे मामा की जो भीतरी दीवार है वहाँ पे एक चित्र बना है, तुम उनकी सहायता से करना चाहते हो। तुम रंग बनाओ, रेखाएं खींचो, फिर उनमें रंग भरना। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे? मालूम नहीं यार, उस समय मामा भगना होता था रिश्ता या ये भी नहीं मालूम है। ठीक है, तो इमेजिन करके क्या ही फ़ायदा। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, इन वाक्यों को पूरा करना है। जैसे कि क्वेश्चन 1 है कि आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्यों आखेटक यानी कि शिकारी खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वे क्या भोजन का प्रबंधन करते थे। ठीक है, घास वाले मैदानों का विकास 10 साल पहले हुआ। तो घास वाले मैदानों का विकास कितने साल पहले हुआ? 12,000 साल पहले कर दीजिए। ठीक है, या बदलते मौसम के समय जो हमारा था, बदलते मौसम के समय, उस समय अचानक मौसम बदलने लगा और घास की मैदानें विकसित होने लगी। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कहाँ में पढ़ा था, तो चलिए देख देते हैं। आग की खोज, ये हो गया भीमबेटका। जब अचानक मौसम बदलने लगा था तो ये बदलती मौसम, ये देखिए 12,000 साल पहले। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि खेती करने के लिए, देखिए इसका राइट आंसर ना एकदम एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत चेंज मिलना ही पड़ेगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? तो खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे क्योंकि वहाँ पे जो भी फसल था उनको देने के लिए, फसल को पकाने के लिए समय लगता था, लंबे समय, 6 महीना, साल भर का समय लगता था, 4 महीना का समय लगता था। तो उस फसल की देखरेख करने के लिए वे उतने समय तक एक ही स्थान पर रहते थे। ठीक है, पुरातात्विकविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में
उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो मेहरगढ़ के लोग ऐसा क्यों मानते हैं, पुरातात्विक लोग क्यों मानते हैं? तो पहले आंसर तो लिख दिया जाए कि यार मुझे क्या पता ना, लेकिन ऐसा नहीं बोलना है, हमें आंसर लिखना है। पुरातात्विक लोग ऐसा मानते थे कि मेहरगढ़ के लोग केवल शिकारी थे। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो केवल ऐसे जानवरों के मिले हैं और पत्थरों के औजार के मिले हैं, जिससे यह हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग या तो शिकार करते थे और पत्थरों से मारते थे। अगर हम लोगों को फसल वगैरह का साक्ष्य मिलता तो हम अनुमान लगा सकते थे कि यहाँ के लोग ये वगैरह वगैरह करते थे, मतलब कि कृषि वगैरह वही करते थे। ठीक है। अब मध्यपाषाण युग, देखिए ये इंपॉर्टेंट तिथियां हैं, याद कर लीजिए। मध्यपाषाण युग का समय काल है 12,000 से लेकर के 10,000 साल, और पुरापाषाण का 20 लाख से लेकर के 12,000 साल, 20 लाख से 12,000 साल, मध्यपाषाण का 12,000 से 10,000 साल। और बसने की जो प्रक्रिया हुआ वह 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। बसने की प्रक्रिया कब हुई? 12,000 साल पहले। अगला है नवपाषाण युग का समय होता है 10,000 साल के बाद, 10,000 साल पहले। ठीक है। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग कब हुआ है? तो लगभग 800 साल पहले, 8,000 साल पहले हुआ है। ठीक है। तो ये हो गया पेपर आपका कंप्लीट। इम्पोर्टेंट पॉइंट जितने भी थे, देखिए अभी हम लोग क्लास 6 में जो है जितने भी एनसीईआरटी हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट सिविल सर्विस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्लास 6 में। क्लास 7 से आपका पढ़ाई रनिंग करेगा फास्टली। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों, अपने दोस्तों तक शेयर करें। एंड जितने भी क्लास 8 से लेकर के जितने भी उधर बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी, पीएचडी तक की पढ़ाई की सभी एकेडमिक कोर्सेज के क्वेश्चन पेपर एंड सिलेबस, साथ ही आपको नोट्स दिए जाते हैं। तो चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे हमेशा दी जाएंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई पढ़िए, अपने यहाँ के लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, अपने देश और राज्य को आगे बढ़ाइए। थैंक यू।